हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हमने जो बताया था आपको, आपकी जो है आज भारत के इतिहास की जो है क्लास शुरू होगी आपकी। और जो हम टॉपिक आज शुरू करेंगे वो होगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल से हम शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने क्लास ली थी वो आपकी सिंधु सभ्यता पर जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी हमने जानी थी। वैदिक काल हम पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से कभी ना कभी बहुत ज्यादा सवाल जो है वो कर लेता है। ऋग्वेद से कर लेता है, यजुर्वेद से कर लेता है, और आपके आर्यों के बारे में कुछ पूछ लेता है। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाले हैं सवाल, हम उनका एक एक करके अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे जो आज का टॉपिक होगा वो होगा आपका वैदिक काल। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, आखिर इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है, और कौन सा जो काल था वो कहां से कहां तक के लिए, ये इसका जो टाइम पीरियड था वो कहां से कहां तक का रहा था। तो मैं आपको बता दूं, जो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता थी आपकी, वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपकी 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है आपका, वो आपका वैदिक सभ्यता या वैदिक काल आपका माना जाता है। ठीक है जी। इसे वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वे इसके टाइम पर जो वेद थे उनसे जो है इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर इसमें इतिहासकारों में बताया है कि इस समय जो है 1500 ईसा पूर्व से पहले आर्यों का आगमन हुआ था। किनका आगमन हुआ था आपका? आर्यों का। आर्य थे जो हमारे, आर्यों का जो आगमन था वो 1500 ईसा पूर्व से पहले हो गया था। ठीक है जी। आर्य जो थे आपके, वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता था उन्हें। उन्हें माना जाता था बहुत श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है जी। ये समझदार होते थे बहुत, और जो है इन्होंने ही वेदों की रचना की थी। ठीक है जी। वेदों की रचना भी किन्होंने की थी? आर्यों ने की थी। और एक इतिहासकार है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा है कि जो आर्य थे जो ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया। ठीक है जी। कहां से आए थे ये? मैक्स मुलर के अनुसार जो सबसे ज्यादा मान्यता मानी जाती है इतिहास में, वो मैक्स मुलर की मानी जाती है। मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। और सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये आपके सप्त संध्यों में बसे थे आकर। और जो स्थान था आपका, ये पहले आर्य बसे आकर जहां, वो आपका स्थान था पंजाब। पंजाब और आपका अफगानिस्तान। ठीक है जी। कहां पर बसे थे आकर? पंजाब और अफगानिस्तान में। तो इसी के अंदर हम जो है चारों वेदों के बारे में भी जानकारी लेंगे, और जानेंगे कि आर्यों ने के आगमन से पहले कौन थे, और कहां से हमारी जो है वैदिक सभ्यता जो है वो शुरू होती है। और जो आर्यों ने एक जो है बताऊं मैं, आर्यों के टाइम पर ही वैदिक काल में ही जो है गाय को जो है बहुत ज्यादा मान्यता मिल गई थी। गाय का जो वध करने पर जो है, गाय का अगर वध करेंगे आप तो देश निकाला था इसमें, देश निकाला था, या उसका पूरी तरह से बाइकआउट कर देना था जो कि गाय की हत्या करता था जो। और इसके टाइम पर गाय को जो है एक पवित्र पशु जो है वो मान लिया गया था। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट लिखना अपना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3-4 बुक से जो है आपके नोट्स ये मैंने बनाए हैं, और बहुत ही मेहनत करके आपके नोट्स बने हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। तो पहला पॉइंट लिखे आप इसमें। बेस से हम शुरू करते हैं इसका बनाने के लिए, पूरी तरह से शुरू से करते हैं शुरू। तो पहला पॉइंट लिखे आप, आपकी समझ में एकदम से सब कुछ आने लगेगा। तो लिखे, सिंधु सभ्यता के बाद, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति, सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई। सिंधु सभ्यता जब आपकी समाप्त हो गई थी, उसके बाद जो नई संस्कृति जो है आपकी प्रकाश में आई थी, वो आपकी वैदिक सभ्यता थी। ठीक है जी। वही पॉइंट हम लिख रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, उसकी जानकारी वेदों से मिलती है। उसकी जानकारी वेदों से मिलती है। इस कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है।
इस कारण इसे वैदिक काल कहा जाता है। आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि वैदिक काल इस काल को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जानकारी जो है हमें कहां से मिलती है, वेदों से मिलती है। वेदों से इसकी जानकारी मिलने के कारण हमने इसे क्या कहा, वैदिक काल। ठीक है जी, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। ठीक है जी, लिखे अब दूसरा पॉइंट। इस संस्कृति के प्रवर्तक यानी कि बनाने वाले जो है संस्कृति को कौन थे, इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे। कौन थे, आर्य। इस संस्कृति के प्रवर्तक आर्य लोग थे, आर्य लोग थे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे। इस काल में आर्यों का आगमन, इस काल में आर्यों का आगमन, इस काल में आर्यों का आगमन हुआ था। इस काल में आर्यों का आगमन हुआ था। वो सप्त सिंधु, वो सप्त सिंधु में बस गए, वो सप्त सिंधु में बस गए। ब्रैकेट में कर लेना आप पंजाब और अफगानिस्तान। ठीक है जी, पंजाब और अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब आप। आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन, कुलीन पे इस साइड की मात्रा, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वेदों की जिन्होंने रचना की वो आपके आर्य ही थे। वेदों को जो संकलित किया वो महर्षि जो है द्व्यापायन ने किया था। ठीक है जी, महर्षि कृष्ण द्व्यापायन, जिन्हें हम एक जो प्रचलित जिनका नाम है वो होगा आपका वेद व्यास, महाभारत की जिन्होंने रचना की थी। ठीक है जी, लिखे इन्हें आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार, प्रोफेसर मैक्स मुलर ने या प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास मध्य एशिया था। आर्यों का निवास मध्य एशिया था, मध्य एशिया था। बहुत से इतिहासकारों ने जो है अलग अलग मत दिए हैं इस पर, लेकिन जो सबसे मान्य है आपका वो आपका मैक्स मुलर का है। इसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता इतिहास में दी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप। वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है, वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है, वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है। ठीक है जी, वैदिक काल की जानकारी वेदों से मिलती है। वेदों का नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप। वेदों का संकलन, वेदों का संकलन महर्षि, महर्षि महर्षि कृष्ण द्व्यापायन, महर्षि कृष्ण द्व्यापायन, ब्रैकेट में कर लेना आप इसे वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है जी, वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण द्व्यापायन, द्व्यापायन ब्रैकेट में वेद व्यास ने किया, ने किया। वेद व्यास जो है आपके, जो ये हैं आपके महर्षि वेद व्यास, कृष्ण वेद व्यास जी है, इन्होंने वेदों का संकलन किया था। संकलन यानी कि इन्होंने इकट्ठा किए थे, लेकिन जो वेदों की रचना थी वो आर्यों ने की थी। पहले इनसे पहले जो महर्षि हुए उन्होंने की थी, लेकिन इन सबको बांधने का जो कार्य था वो आपका महर्षि वेद व्यास ने किया था।
ठीक है जी। जो इन्होंने जो आर्य थे, इन्होंने कभी पत्ते पर कुछ लिख दिया या किसी धातु पर कुछ लिख दिया, उन सबको जोड़कर इन्होंने जो वेद बनाए, वेदों का संकलन जिन्होंने किया, उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन, और जिन्हें प्रचलित नाम से जाना जाता है वो आपका वेद व्यास है। ठीक है जी। लेकिन वेदों की जो रचना की, वेदों को जिन्होंने लिखा, वो आपके आर्य थे, यह आप याद रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, वेदों की रचना आर्यों ने की थी। चाहे तो आप इसे याद रख सकते हैं या आप इसे लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे अब आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वेद? वेदों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के वेद होते हैं आपके। ठीक है जी। कितने प्रकार के वेद हैं आपके? 4 प्रकार के वेद। सबसे पहले नंबर का जो वेद आता है आपका, वो होता है आपका ऋग्वेद। ठीक है जी। पहले नंबर का जो वेद है आपका, वो है आपका ऋग्वेद। दूसरा है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद। ठीक है जी। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा होगा आपका सामवेद। सामवेद। फिर होगा आपका अथर्ववेद। 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 ठीक है जी। वेद 4 प्रकार के होते हैं आपका। पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, चौथा आपका अथर्ववेद। सबसे ज्यादा जो वैदिक काल की जानकारी मिलती है आपकी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है जी। वेदों के बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले हम अपना वैदिक काल जो है इसे पूरा कर ले। उस टॉपिक के अंदर जो होगा आपका, फिर ये आपके अलग अलग पढ़ेंगे हम। ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, और आपके अथर्ववेद में क्या जानकारी हमें इससे मिलती है। ठीक है जी। अभी आप इसमें जो मैं आपको समझा रहा हूं उस पर आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे। जो इतिहासकारों ने वैदिक काल को क्या किया है, इतिहासकारों ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। ठीक है जी। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? तो इतिहासकारों ने, जिससे इसका अध्ययन आसानी से हो सके, तो पहला होगा आपका ऋग्वेदिक काल। ऋग्वेदिक काल, इसका अध्ययन करने के लिए इतिहासकारों ने क्या किया है, इसे 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से आपका 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसे रखा है ऋग्वेदिक काल को। फिर उसके बाद इन्होंने रखा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसकी जो टाइम रखा गया है आपका, वो रखा है आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है जी। अब आप देख रहे होंगे, शायद कुछ छात्रों को जो है पता होगा कि ये ईसा पूर्व का क्या सिस्टम है या ईसवी का क्या सिस्टम है। मैं आपको बता दूं, यहां आपको समझा देता हूं मैं, आप ध्यान देंगे। एक सिंपल सी ड्रॉ लाइन है ये। यहां पर हम मान लेते हैं 0, इससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो प्लस में होगा, और इससे अगर पीछे होंगे तो ये माइनस में होगा। ठीक है जी। तो ईसा मसीह का जो जन्म है, वो विदेशियों ने समझा, इतिहासकारों ने, जो उनका जन्म था वो पहली या दूसरी सदी में हुआ था। पहली या दूसरी सदी में इनका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का। ठीक है जी। लेकिन इतिहासकारों ने क्या किया, इनके जन्म को उन्होंने बिल्कुल 0 पे मान लिया। कहां मान लिया? 0 पे। तो उन्होंने क्या किया कि ईसा के जन्म से पहले तो क्या होगा आपका ईसा पूर्व, यानी कि ईसा से पहले, और ईसवी यानी कि ईसा के बाद। ठीक है। तो ये ईसा पूर्व जो आप देख रहे होंगे कि ईसा पूर्व, तो ये वही मतलब है कि ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले, ईसा मसीह से पहले, और ईसा ईसवी ईसा के बाद। ठीक है जी। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलिए, जो हम बात कर रहे थे उस पर आते हैं, अपने टॉपिक पर। तो ये था आपका ऋग्वेदिक काल और आपका
उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से, यानी कि ईसा के जन्म से 1500 साल पहले से ईसा के जन्म से 1000 साल तक, ठीक है जी। फिर आपका उत्तर वैदिक काल, यानी कि ईसा के जन्म से 1000 साल पहले से ईसा के जन्म से 600 साल पहले तक का, ठीक है जी। तो हम जानेंगे, आपका पहला पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, ये हेडिंग डालेंगे आप पेज के सेंटर में, ऋग्वैदिक काल। हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे हमारी नॉलेज से भी, ठीक है जी। जो हमको जान लेना चाहिए, अपना इतिहास जो है वो पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से हर जो छात्र को, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास कैसा रहा है और कैसे कैसे जो है आज जो हम आधुनिक युग देख रहे हैं, आखिर वो किस प्रकार उसकी उत्पत्ति हुई है। तो पहला पॉइंट होगा आपका यहाँ पर, पहला हेडिंग होगा आपका ऋग्वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वैदिक काल था यहाँ पर जो है घोड़े जो है बहुत ज्यादा इनका वो जो है व्यापार होने लगा था। यहाँ पर गायें और जो घोड़े हैं इन्हीं को लेकर युद्ध होते थे। गाय जो है एक ऐसा पशु बन गया था ऋग्वैदिक काल में, जो है आपका वैदिक काल में इससे आय होने लगी थी आर्यों की। वे दूध निकालने लगे थे, जो उसका गोबर होता था उससे जो है वो अपनी आय का स्रोत बनाने लगे थे, और घोड़ों पर वो सवारी करते थे। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ, अरबों में, अरबी इलाकों में क्या था, एक बार अच्छी नस्ल के घोड़े और बुरी नस्ल के जो घोड़े होते हैं वो बहुत ज्यादा आपस में मिल गए। यानी कि अच्छी नस्ल के घोड़े भी मिल गए आपस में, और बुरी नस्ल के घोड़े की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अरबों ने क्या किया, जो है वो इस चीज को लेकर चिंतित हो गए कि आखिर किस तरह से जो है अच्छी नस्ल के घोड़ों को अलग किया जाए बुरी नस्ल के घोड़ों से। तो उन्होंने क्या किया, सारे घोड़ों को लेकर एक अस्तबल में बंद किया, सारे घोड़ों को एक अस्तबल में बंद कर दिया और उन पर हंटर चलाया पूरा। अच्छी तरह से उनकी पिटाई की घोड़ों की, अच्छी तरह से उन्हें मारा, और फिर क्या किया, कुछ जो है बाद में उनके सामने चारा डाल दिया। अच्छी तरह से पिटाई करके घोड़ों की बाद में उनके सामने चारा डाल दिया। क्यों डाला, उन्होंने ये देखना चाहते हैं कि घोड़े जो है, कौन से घोड़े जो है वो चारे को मुंह लगाते हैं और कौन से घोड़े ऐसे हैं जो चारे को मुंह नहीं लगाते। तो कुछ घोड़े ऐसे थे जिन्होंने जो है घास डलते ही उनके सामने उस पर मुंह लगाया और उसे खाना शुरू कर दिया। कुछ घोड़े अलग खड़े रहे, जहां पर खड़े उनके पीट रहे थे, वो पीट रहे थे घोड़े, वहीं पर खड़े रहे। और घोड़े सोच रहे होंगे कि अभी तो इसने हमें इतना पीटा और अभी ये हमारे हमारे सामने जो है वो चारा डाल रहा है। तो यहां से पता लगता है कि जो अच्छी नस्ल के घोड़े थे वो अलग खड़े रहे और जो बुरी नस्ल के घोड़े थे वो चारे पर लग गए। उम्मीद करता हूं आपको ये बात जो है बहुत गहरी है, जो समझ आई होगी। अच्छी नस्ल जो होती है घोड़ों की या किसी भी की भी, वो अपना एक रुतबा रखती है, एक अपना खौफ रखती है, और जो वैसी नस्ल होती है वो इन घोड़ों की तरह ही होती है जो चारा देखकर उधर ही चल पड़े। ठीक है जी, तो बात लंबी हो जाएगी, हम अपना शुरू करते हैं जिस टॉपिक पर हम थे, ऋग्वैदिक काल। तो आप शुरू करें, इसमें पहला पॉइंट लिखे है आर्यों का आगमन। आर्यों का आगमन, आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व पहले का है। 1500 ईसा पूर्व पहले का है। आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व पहले का है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आप, वैदिक सभ्यता मूलतः, वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, इनका प्रमुख कार्य, वैदिक सभ्यता क्या थी आपकी, ग्रामीण थी, ठीक है जी। और इनका प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य क्या था इनका, वो था आपका कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा
संस्कृत थी। आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है जी। अब लिखिए आप दूसरा पॉइंट, सिंधु नदी आर्यों के लिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी आर्यों के लिए महत्वपूर्ण थी। सिंधु नदी आर्यों के लिए महत्वपूर्ण थी तथा सरस्वती नदी, तथा सरस्वती नदी आर्यों के लिए पवित्र नदी थी। तथा सरस्वती नदी आर्यों के लिए पवित्र नदी थी। तथा सरस्वती नदी आर्यों के लिए पवित्र नदी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में, नदी सूक्त में, ऋग्वेद के नदी सूक्त में सरस्वती को, सरस्वती को, सरस्वती को, सरस्वती को नदी तमा, नदी तमा कहा गया है। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है उसमें सरस्वती जो नदी है आपकी, उसे नदी तमा कहा गया है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो पूछ लेता है कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी को क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया आप याद रखेंगे, नदी तमा। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप इसमें, ऋग्वेद में गंगा व सरयू, ऋग्वेद में गंगा व सरयू, ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार है। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक बार है। एवं यमुना, एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार है। नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग बनाएंगे आप, हेडिंग बना के लिखेंगे, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। वो हेडिंग बना के लिखे आप, सिंधु नदी की, या ऋग्वेद में लिखो, ऋग्वेद में, ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदी, ऋग्वेद में सिंधु नदी की 5 सहायक नदी, सहायक नदी, ऋग्वेद में सिंधु नदी की 5 सहायक नदी। तो एक तरफ आप ऊपर ही लिखेंगे यहां पर इस तरह करके, प्राचीन नाम, क्योंकि नाम चेंज हो गए नदियों के। ठीक है जी, नदियों के जो है वो नाम चेंज हो गए। हम देखेंगे प्राचीन नाम क्या था उनका और अब आधुनिक नाम क्या है। ठीक है जी, आधुनिक नाम। कभी कभी एग्जामिनर जो है प्राचीन नाम देकर वो पूछ लेता है कि इस नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो आप याद रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला लिखें आप, प्राचीन नाम में किस साइड लिखे आप इसमें, पहला लिखे आप विपाशा, विपाशा, यह होगा नदी का प्राचीन नाम। ठीक है जी। और इसका आधुनिक नाम लिखे अब आप, व्यास। विपाशा का आधुनिक नाम क्या होगा, व्यास नदी। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट लिखे अब आप इसमें, दूसरी नदी सतुर्दी, सतुर्दी। ठीक है जी। आधुनिक नाम लिखे इसका आप सतलज, आधुनिक नाम क्या होगा, सतलज होगा। तीसरी लिखे आप वितस्ता, वितस्ता। ठीक है जी। इसका आधुनिक नाम होगा आपका झेलम, झेलम। फोर्थ नदी लिखो आप अपनी अब प्राचीन नाम की ओर, पुरुषणी, पुरुषणी। ये होगी आपकी रावी नदी। ठीक है जी। 5 होगी आपकी जो है
अस्किनी, अस्किनी, चेनाब या चिनाब। ठीक है जी, आधुनिक नाम क्या है? चेनाब या चिनाब। तो जो ऋग्वेद में आपकी नदी दी हुई है, सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदी दी हुई है ऋग्वेद में, वो हमने उनका नाम यहां पर लिखा है। तो जिनका प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है एक तरफ। ठीक है जी, प्राचीन नाम विपाशा है और आधुनिक नाम विपाशा का क्या नदी है? व्यास नदी। ठीक है जी, दूसरा नाम शतुर्दी है, उसका आधुनिक नाम आपका सतलज होगा। तीसरी जो नदी होगी आपकी वितस्ता होगी, उसका आधुनिक नाम झेलम है। आप मुझे लगता है आप ज्यादातर इस नदी, इन नदी के नाम से ज्यादा जानते होंगे। और आपकी 4th नंबर की जो है पुरुषनी, उसका नाम रावी है आधुनिक नाम। और जो आपकी 5वें नंबर की अस्किनी है, उसका नाम चेनाब या चिनाब है। ठीक है जी, यहां तक जो था आपका वो था आपका ऋग्वेद। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। ठीक है जी, तो अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आप यहीं पे से छोड़कर आप दूसरा पॉइंट लिखे जो उसके बाद चल रहा था। यहां पर लिखेंगे आप आर्यों की प्रशासनिक इकाई। आर्यों की, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई। यानी कि इन्होंने जो है गांव या शहर को किस तरह से बांट रखा था, किस किस तरह से शासन करते। जैसे अभी के तौर पे आप देखते हैं, पहले देश है, देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद जिले हैं, जिले के बाद तहसील है, तहसील के बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद आपके गांव है, गांव में प्रधान है, प्रधान के अंडर में फिर आपके जो है मेंबर वगैरह ये आते हैं। इसी तरह से हम देखें आर्यों ने कैसे बांट रखा था समाज को, आखिर किस तरह से जो है वो अपनी प्रशासनिक इकाई चलाते थे। तो इन्होंने पहले था आपका कुल, फिर था आपका ग्राम, कुल के बाद था आपका ग्राम, फिर विस, विस, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है जी, कुल होता था परिवार, गांव होता था उससे बड़ा स्तर, विस होता था उससे बड़ा स्तर, जन होता था एक बहुत बड़ा समुदाय, और फिर एक राष्ट्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता था। ठीक है जी, अब आप लिखे ग्राम का मुखिया, यहीं पे लिख ले आप ग्राम का मुखिया। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, मस्ती कर लेता है, वो पूछता है कि ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल में जो ग्राम का मुखिया होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, या वो दे देता है ग्रामीणी किस काल में के मुखिया को कहा जाता था। ठीक है जी, तो गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट लिखे आप यहां पर विस का प्रधान, यानी कि जो विस का प्रधान होता था उसे क्या कहते थे? इस वाले को विस का प्रधान, विस का प्रधान इसे क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था आपका विस्पति। ठीक है जी, क्या कहा जाता था? विस्पति। फिर लिखे आप तीसरा इसमें जन का शासक, जन का शासक, जन का शासक उसे कहते थे आपका राजन, राजन। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं जो घर का मुखिया होता था, घर के जो मुखिया होता था, घर की जो बार घर का मुखिया होता था जो आपका, जो घर में जिसकी चलती थी, तो यहां होती थी पिता की। ठीक है जी, उस घर में जो पिता होता था, तो वो जो समाज था पितृसत्तात्मक था। यहां पर जो घर का मुखिया होता था वो पिता होता था। ठीक है जी, अब आप लिखे एक हेडिंग बनाए आप। अब हम शुरू करते हैं इनकी प्रशासनिक इकाई कैसी थी, यानी कि जो है ये राजा जो राजभार का जो संचालन था किस तरह से करते थे, कितने जो है सैनिक हुआ करते थे, और कितनी जो है इनमें प्रजा वगैरह, किस तरह से इनका प्रशासनिक जो है इनका काम था। तो आप हेडिंग बनाए आर्यों की राजनीतिक स्थिति, आर्यों की, आर्यों की राजनीतिक स्थिति, आर्यों की राजनीतिक स्थिति। ठीक है जी, आर्यों की राजनीतिक स्थिति।
तो इसमें पहला पॉइंट लिखे आप, मैं आपको पहले समझा देता हूं, आप अच्छी तरह से समझ लें इसमें पहले, फिर आप जो है एक एक करके पॉइंट लिखना। आर्यों की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो इनका राजा होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, यानी कि राजा के बाद जो है राजा उसका पुत्र ही बने, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है जी, कोई भी राजा बन सकता था और ये अस्थाई भी नहीं था। राजा का पद जो था वो अस्थाई नहीं था आपका। अब मैं बताऊं आपको, जो राजा का पद ना तो अस्थाई था ना वंशानुगत था। वंशानुगत का मतलब है कि अगर मैं राजा हूं तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। लेकिन बाद में आकर उत्तर वैदिक काल तक आकर यह हो गया था कि राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसमें जो है राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। जैसे आप मुगल काल में या गुप्तोत्तर काल में आगे ही देखेंगे आप, उत्तर वैदिक काल के बाद जो मौर्य काल चलेगा या मौर्योत्तर काल चलेगा, उनके पास उनकी अस्थाई सेना होने लगी थी। इनके पास कोई इनकी अस्थाई सेना नहीं थी। और दूसरा मैं बताऊं, इनके जो पुरोहित होते थे और आपका जो सेनानी होते थे, ये बहुत बड़ा पद अधिकारी होते थे। इनके पुरोहित और जो इनके सेनानी होते थे वो सबसे बड़ा पद अधिकारी होते थे वो। ठीक है जी। और इनके यहां पर मैं बताऊं आपको, 12 मंत्री होते थे। 12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था या रत्निन कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था? रत्नी। ठीक है जी। या एक नाम और है फिर इसका, रत्निनी, एक और नया लग जाता है। ठीक है जी। उनमें सूता, रथकार था और करमार था। ठीक है जी। और जो इनके आपको जो गोचर भूमि होते थे उसके लिए एक इनका अधिकारी था और सभा का एक अलग था इनका सिस्टम। उसे हम एक एक करके देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। जो भी आपका डाउट हो या जो भी आपको पूछना हो या जो भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप यहां पर, आर्यों की राजनीतिक स्थिति में लिखे आप, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं था। दूसरा लिखे हम, राजा को गोप कहा जाता। राजा को गोप कहा जाता। तीसरा पॉइंट लिखे, सेना अस्थाई नहीं थी। सेना अस्थाई नहीं थी। सेना अस्थाई नहीं थी। फोर्थ पॉइंट लिखे आप, पुरोहित एवं सेनानी। पुरोहित वे सेनानी, पुरोहित व सेनानी प्रमुख पद थे। इस काल के प्रमुख पद पर आपका पुरोहित व सेनानी इस काल के प्रमुख पद थे। इस काल के प्रमुख पद थे। फिर लिखे आप, राजा के 12 मंत्री थे। राजा के 12 मंत्री थे जिन्हें ये लिखवाता मैंने आपको, रत्नीन या रत्नी कहा जाता था। राजा के 12 मंत्री थे जिन्हें रत्नी कहा जाता था। फिर लिखे आप, यह आपने लिख लिया होगा, यहां पे लिखे अब आप ऐसे करके लिखे अब आप, वाज्रपति, और बराबर करके लिखेंगे आप, गोचर भूमि का प्रमुख। गोचर भूमि का प्रमुख। गोचर भूमि का प्रमुख। दूसरा लिखे आप, बलि। बलि, वो लिखे आप, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक दान। स्वैच्छिक दान, राजा को दिए जाने वाला स्वैच्छिक दान। फिर आपका विदत।
ऐसे ही लिखना है आपको। बजपति लिख के गोचर का प्रमुख प्रधान, फिर बलि लिख के बराबर राजा को दिए जाने वाले स्वैच्छिक दान, फिर विदत, इसमें लिखे सर्वाधिक प्राचीन संस्था, प्राचीन संस्था, सर्वाधिक प्राचीन संस्था। इसका जो काम था वो था आपका धन का बंटवारा, धन का बंटवारा, ठीक है जी, धन का बंटवारा। फिर लिखे आप सभा, सभा, इसमें लिखे वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह। और यहीं पे लिखे आप सभा का सभापति, सभा का सभापति किसे कहा जाता था? ईशान, ईशान जो होता था पद वो सभा का, इस सभा का जो सेनापति था, जो वरिष्ठ लोगों की जो सभा होती थी उसके सभापति को ईशान कहा जाता था, ठीक है जी। इसमें आप आखिरी पॉइंट लिखे आज के लिए, जो है आपका यहाँ पर आपका टॉपिक ये जो है खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा लेकिन आज ऐसी जगह पर हम इसे छोड़ेंगे ताकि हम कल इसे आसानी से अच्छी तरह से जो है शुरू कर सके, ताकि आप एकदम से कनेक्टिविटी जो है आप इसे बनाकर चल सके। ऐसी जगह खत्म करेंगे हम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, लिखे आप ऋग्वैदिक समाज को, या ऐसे लिखे आप ऋग्वेद में समाज को, ऋग्वेद में समाज को 4 भागों में बांटा है, या 4 भागों में 4 वर्गों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है जी। ऋग्वेद में है जो समाज है, जो आप देखते हैं आज जो समाज बना हुआ है, इसे 4 वर्गों में विभाजित किया है। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से थे? सबसे पहले आता है आपका ब्राह्मण, ठीक है जी, पहला आता है आपका ब्राह्मण, फिर आता है आपका क्षत्रिय, ठीक है जी, फिर आता है आपका क्षत्रिय, ठीक है जी। तीसरा जो वर्ग होगा आपका वैश्य होगा, वैश्य, फिर होगा आपका शूद्र, ठीक है जी। ऋग्वेद में समाज को कितने भागों में बांटा है? ऋग्वेद में समाज को 4 भागों में बांटा है। पहला आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि जो है ब्राह्मण जो है वो मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय है जो भुजाओं से पैदा हुए, वैश्य है जो ये है आपके बीच के हिस्से से पैदा हुए, और जो आपके शूद्र थे ये इन्हें माना जाता है कि शुद्ध शरीर के बीच के हिस्से से पैदा वैश्य हुए। जो शूद्र है इन्हें माना जाता है कि ये पैर से पैदा हुए थे या पैर से ही बने थे, ठीक है जी। सबसे ऊंचा जो वर्ग था वो ब्राह्मण का था। ब्राह्मण का कार्य होता था पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना। क्षत्रियों का काम था इनकी सुरक्षा करना, किनकी? ब्राह्मणों की, या जो है इनका लड़ने वगैरह इस तरह का जिसमें आते हैं वो क्षत्रिय होते हैं। वैश्य का काम व्यापार था, ठीक है जी। और जो शूद्र थे, शूद्रों का काम साफ सफाई का था। शूद्रों पर उस टाइम का तो पता नहीं, बाद में देखा जाए तो शूद्रों को लेकर बहुत ज्यादा अत्याचार इस देश में होता रहा है, और होता अभी भी होता रहा है शूद्रों को लेकर। ऐसा नहीं है कि देश की स्थिति जो है 2026 में बदल गई हो, नहीं, शूद्रों पर आज भी जो है इस देश में अत्याचार होता है। दलितों को आज भी जो है उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि समाज बदल गया है, नहीं, कुछ लोगों की जो है सोच आज भी वही है। वो इसी तरह से समाज को 4 वर्गों में विभाजित मानकर चल रहे हैं, और शूद्रों को जो है वो शूद्र को जो है वो मानते हैं कि ये सबसे नीचे का वर्ग है, और इसका काम क्या था? इन तीनों की अपने से ऊपर वालों की सेवा करना, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी, और आपको जो भी डाउट हो या जो भी आपकी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट कर ले, कमेंट करके मुझे बता दे कि कैसी आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, या क्या पॉइंट जो है जो मैंने मिस किया है इसके अंदर। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।